Hello everyone. Welcome to the YouTube channel of MAFEC Delhi. This is Advocate Ragib Nosab and this is the sixth lecture of our video series Indian Polity by M. Lakshmikant. Okay. So today we are going to start this new chapter. All right. So let's see. This is salient feature of the Indian Constitution. I hope that my voice is clearly audible to you all, and this screen is also visible. All right. So let's start this chapter. I have already spoken to you that this lecture will be bilingual. All right. तो हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर वी विल यूज. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज यूनिक इन इट्स कंटेंट. ठीक है, ये बहुत ही यूनिक है. लगभग 60 से ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है ना, यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं. और उसके साथ साथ हमको ये ध्यान में रखना था कि जो 1949 में ये हमने अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे हम लोग को चेंजेस देखने को मिले. दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स. हमने देखा सेवेंथ अमेंडमेंट बहुत ही क्रूशियल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ, 73rd हुआ. जैसे ये 42nd है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी से. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 78 में हुआ था, 1978. 73rd 74th पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना. 97th अमेंडमेंट हुआ था, ये था आपको 97 था, जिसमें आपको ये हमारा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और सब जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो एडिशन किया गया था. 101st अमेंडमेंट, और अभी तक में शायद 104 अमेंडमेंट अभी तक में हो चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस किए गए थे और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे. ठीक है. और उसके बाद ये इस जजमेंट की बात कर रहा है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. आई होप के बहुत लोगों ने पहले भी इस जजमेंट को पक्का सुना होगा. तो ये जो जजमेंट है इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट अंडर 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो, देखिए आर्टिकल 368 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 जो है, इसके अंदर अमेंडिंग प्रोविजंस दिए गए हैं. कि मतलब पार्लियामेंट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, मतलब संशोधन कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव ला सकता है इसी 368 अमेंडमेंट के थ्रू. तो कह रहा है ये प्रोविजन क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि भाई आप जो है संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते. अब ये बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. देखिए वैसे तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर ही है यहाँ पे, उसमें समझेंगे. बाकी ये समझ लीजिए कि ये मूल ढांचा जिसके ऊपर ये आपका पूरा संविधान जो है खड़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है. तो ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे कि आप फेडरलिज्म है, ठीक है, जैसे कि आपका सेक्युलरिज्म है, ये सब कुछ चीजें क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं संविधान की. ठीक है. आइए, ये बोला गया है. अब आइए, आज जो है दरअसल हम लोग जो करने वाले हैं, ये हमने इस चैप्टर को थर्ड चैप्टर को आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट जो वी आर डीलिंग विद, इसमें वी विल कवर 10 salient feature of the constitution today, because approx there are 16 or 17, I guess. 17 are there. All right. This is 17 cooperative society, and apart from that, criticism of the constitution is also there. So rest seven features, and this criticism we will be doing in the next session. All right. तो चलिए अभी हम लोग आज ये करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अब बाकी इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं. सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम लोग आगे पूरे लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे भी. उसी का बस एक समझ लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि हमारा संविधान जो, इसकी क्या खूबियां हैं. आइए देखते हैं फीचर्स क्या क्या है. फीचर्स में हम लोग सबसे पहला फीचर देखते हैं कि इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. लेंथीएस्ट क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है ये, सबसे बड़ा. हमने क्या देखा कि अब अमेरिका के संविधान की बात करेंगे. देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ने को क्लासिफाई किया जाता है दो चीजों में, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन. तो कह रहा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे भी संविधान लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है. लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन. देयर इज नथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन. होता क्या है, वहां पे जब कोई कोर्ट का जजमेंट आता है, कोई नई रूलिंग आती है, उसके बाद से उसको लॉ बना दिया जाता है.
ठीक है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, अनरिटन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कई बार आप लोग देखते होंगे कि अनकोडिफाइड भी बोला जाता है। वो दोनों चीजें एक है, अनकोडिफाइड, अनकोडिफाइड एंड दिस अनरिटन। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिटन है, अलाइक इंडिया, इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और अमेरिका में भी है। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि ये कह रहा है कि लेकिन भारत का जो संविधान है ना, वो जितने भी लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन है इस दुनिया में, उससे सबसे ज्यादा लेंदियस है, सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये एक ही कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेट और डिटेल डॉक्यूमेंट है। अब कैसा है कि ओरिजिनली जब हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रियम्बल था इसमें, 395 आर्टिकल्स थे, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, आज 25 पार्ट्स हो गए। 8 शेड्यूल में डिवाइडेड था, जो आज 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है, अभी आपसे क्या कह रहा है कि प्रेजेंटली ये 2019 की बात कर रहा है, तो हम लोग तो अभी हम 2023 के कंटेक्स्ट में आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियम्बल है, और उसके अलावा अबाउट 470 आर्टिकल है। देखिए, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप कंफ्यूज होकर गूगल करते रहें कि ये 470 है कि 475 है कि 480, नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है अबाउट, क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है, कुछ चीजें कभी ओमिट हो गई, तो इसकी वजह से एकदम श्योरिटी नहीं रहता कि इतने ही है। आपसे एग्जाम में अगर पूछता भी है तो वो पूछेगा कि ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल, तो दिस इज द आंसर, 395। ठीक है, हाँ, पार्ट्स तो क्लियर है, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल। ठीक, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और करीब 20 आर्टिकल्स को डिलीट भी कर दिए गए। पार्ट 7 को क्या कहते हैं, और उसके बाद वो भी को भी हटा दिया गया। उसके बाद नहीं नहीं, पार्ट 7 को कैसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 7 तो हमारा खैर शेड्यूल की बात करता है। और 95 आर्टिकल्स जो है वो भी उसमें एडिशन किया गया। देखिए, ये बस आपको नॉलेज के एतबार से दिया जा रहा है। अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो भले आप उसमें अबाउट द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सारी चीजें लिख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि कौन सा पार्ट डाला गया, कौन सा नहीं डाला गया। ठीक है, ये बस जनरल पर्सपेक्टिव है। अमूमन नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी, क्लैट में भी नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर प्रेजेंटली इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी इस देश दुनिया के संविधान में इतने सारे आर्टिकल शेड्यूल्स नहीं है, क्योंकि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पे तो 7 ही है, सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे बोल रहा है ले जाने के लिए, दिखाएगा कंपेयर करके कि ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, और आपके इसमें कितने हैं, क्या बोलते हैं, अदर कंट्रीज में भी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये थर्ड नंबर पे है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा है कि 7 है। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर प्रोविजन जो है, तो अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, चाइना में 138 है, और कनाडा में 147 है। वहीं इंडिया में कितना है, 395 है, और वो अभी एक्सटेंड भी हो गया है, तो अप्रोक्स 140 470 के करीब में है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओ यार। हाँ, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कहता है, इस लाइन में देखिए, कह रहा है कि 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 4 फैक्टर्स हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया इतना बड़ा संविधान जो हमारा बना है, उसको 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 लेकर के। तो अब आप देखिए मेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप मेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं, जब आपको फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि बता रहा हूँ पहले आपको कौन कौन से हैं। जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर, तीसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या कह रहा है कि देखो, जोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब कि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब इतने रिलीजन, इतने सारे इथनिक ग्रुप जो है, इतना कल्चर, मतलब इतने ट्राइब्स, मतलब इतना खूबसूरत देश है ना, इतने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यहाँ पे, ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि अब हर दूसरे डे पे आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज बदल जा रहा है, कल्चर बदल जा रहा है, सारी चीजें बदल जा रही हैं। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है, इसने भी कंट्रीब्यूट किया कि संविधान बहुत बड़ा है, कि अब नागालैंड है तो उसका अलग प्रोविजन बनाना है, मतलब स्पेशल स्टेट्स का कुछ अलग प्रोविजन बनाना है, कोई यूनियन टेरिटरी का अलग बना रहे हैं, स्टेट के लिए अलग बना रहे हैं, कोई स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहा है उसके लिए अलग से है, डिफरेंट रिलीजन्स है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से राइट है, माइनॉरिटीज के लिए
अलग से उनके राइट्स दिए गए हैं। तो मतलब समझ सकते हैं आप, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्योंकि ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, जो खुद में बहुत बल्कि था। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि बनाने में। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। देखो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, संविधान तो सबके लिए एक है। चाहे आप बिहार के रहने वाले हो, चाहे बंगाल के, चाहे आप भारत देश के, तो भारत देश के अंदर ही सारे स्टेट्स आते हैं। तो स्टेट के लिए ऐसा नहीं कि कोई अलग संविधान है। इंडियन आप अगर सिटीजन कहलाते हैं, आपके लिए वही संविधान है, और स्टेट है, स्टेट का भी वही संविधान है, सब उसी से रेगुलेट होते हैं। तो ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बनाया गया, इस वजह से भी ये बहुत बल्कि था। और चौथा पॉइंट जो कहता है कि ये जो लीगल ल्यूमिनरीज, मतलब जो लॉ जानने वाले लोग थे, ये बहुत ज्यादा थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। अब इस चक्कर में भी जो है ना, हमारा संविधान बहुत बल्कि हो गया था। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। अब आपको ये मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि जैसे कि इसको मेंस में आप लिख सकते हैं। मेंस में कैसे लिखेंगे भैया, तो आप ये देखो। हाँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस वन। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप और अगर बोल देगा कि वाई द द साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि, तो फैक्टर्स अगर आपको लिखना है तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। देखो, फैक्टर्स लिख देंगे, कंट्रीब्यूटिंग बिग साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, और आप उसमें पॉइंट वाइज जैसे लिख सकते हैं, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लिख देंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स लिख देंगे। यहाँ पे आप जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे। और यहाँ पे आप अ, आपका डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज लिख देंगे, है ना। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आप लोग लिख सकते हैं डाइवर्सिटी एंड वर्सिटी। आप हिस्ट्री में लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बस थोड़ा एग्जांपल दे करके बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्नेंस का ही नहीं कंटेन करता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं। अब जैसे कि नहीं समझ में आया आपको, मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, अब कंट्री को कैसे गवर्न करना है, ये सब सारी चीजें तो दी गई हैं। ठीक है, कि हाँ भैया, ये इतने फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में ये जो है स्टेट देगा, है ना। ये पार्ट 4 है, तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, जो स्टेट जो है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कोई भी लॉ बनाना है इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो ये सब सारी चीजें तो होगी। उसके अलावा कह रहा है कि बहुत सारे डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी दिए गए हैं। मतलब चीजों को एडमिनिस्टर कैसे करना है कंट्री में, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। अब जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स ही अगर दिया गया है, ठीक है, या फिर यूनियन कैसे गवर्न होगा, ठीक है, सेंटर जिसको बोलते हैं, स्टेट कैसे गवर्न हो रहा है। 7 शेड्यूल में आपका यूनियन के अलग दिए गए कि वो कहाँ कहाँ लॉ बनाएगा, स्टेट कहाँ कहाँ लॉ बनाएगा, किस तरह से पावर डेलीगेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें भी दी गई हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा बल्कि हो गया है। ठीक है, चलिए, और ये कहता है कि हालांकि आजकल के जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पे ये सब सारी चीजें छोड़ दी जाती है, तो संविधान में नहीं दिया जाता है। जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, नॉर्मल कानून बना करके और उन सब चीजों को उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन भारत के संविधान में सारी चीजें मेंशन्ड है, इसलिए ये बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट है। अब दूसरा पॉइंट कहता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है। आइए, ये भी आपका फीचर्स में आप लिख सकते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी आप मेंस के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो अभी तो खैर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बताता चलूंगा कि हाँ देखो, ये मेंस का कंटेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्री का कंटेंट है आपके लिए। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें हैं भाई, जो भी नॉर्मल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट पीसीएस के, वहां तो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो, अब देखते हैं कि वेरियस सोर्सेज से जो लिया गया है सेकंड प्रोविजन, उसमें देखते हैं क्या बात कही गई है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बोरो करता है मोस्ट ऑफ इट प्रोविजन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो है ही सबसे बड़ा सोर्स। और बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली कहा कि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इट हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानते थे, सब में, मतलब जो उसके अच्छे अच्छे प्रोविजन है उसको निकाल करके उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ कहाँ से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं। जैसे बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये लिया गया है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। मतलब ढांचा जो तैयार किया गया भारत के संविधान का, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कह रहा है कुछ फिलोसॉफिकल पार्ट है। फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये सब क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है। तो ये सब इंस्पिरेशन लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है भैया। फिर कहता है जो पॉलिटिकल पार्ट है ना संविधान का, जैसे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, किस प्रिंसिपल पे चलेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। तो आप इसको देखो, आप एकदम आसानी से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ आपको, ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, लेट्स से ये है आपका फिलोसॉफिकल पार्ट, ये है आपका पॉलिटिकल पार्ट। तो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया है, आप शॉर्ट नोट्स अगर तैयार करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अमेरिका से लिया गया, और आयरिश मतलब क्या, आयरलैंड बोल रहा है, तो आयरलैंड लिख दिया। फिलोसॉफिकल पार्ट है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, नहीं स्ट्रक्चरल पार्ट, सॉरी ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। ये तो फिलोसॉफिकल है। एक मिनट मैं इसको रब कर दूं। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ये आपका लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, जो ये आपको लिया गया जैसे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड से। पॉलिटिकल कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो देखो इतनी सारी बातें, आपने इसको क्या किया, 6 वर्ड में तैयार कर लिया। तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी चाहे तो बनाएंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, अभी मत कुछ कीजिए, अभी सिर्फ लेक्चर को सुनते रहिए। लेकिन ये चीज आपको तब ध्यान में रखना जब आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जो अदर प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब बहुत अलग अलग जगह जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान वगैरह से लिया गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया, जुडिशरी है, गवर्नर है, इमरजेंसी पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है। फेडरल स्कीम क्या, अभी आओ ना देखो ना, अभी इसी में आगे भी है एक फीचर, वहां पे बता देंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। मतलब समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा जो है वो जो है चीजें 1935 के एक्ट से ही ली गई है, ठीक है। आइए उसके बाद बात करते हैं। तीसरा फीचर कहता है इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो भारत का संविधान है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है दोनों का। मतलब रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब भैया ये कैसी बात है, आइए देखते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है रिजिड में और फ्लेक्सिबल में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड मतलब जिद्दी, स्ट्रिक्ट, है ना। तो मतलब ये कि जिसको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है अगर उसमें हम कोई संशोधन करना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी आसानी से आप उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो ये रिजिड हो गया, है ना। और वैसे ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो आसानी से जो है जिसको हम लोग अमेंडमेंट जिसमें कर सकें, ठीक है। अब जैसे कि आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया आपको कि वहाँ अनकोडिफाइड अनरिटन है ब्रिटेन में, तो इस वजह से वहां ज्यादा इजी है कि तुरंत संविधान जो है वो कानून चेंज हो जाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कह रहा ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, दोनों का सिंथेसिस है ना। मध्यम मार्ग यहाँ पे भी इंडिया ने चुना। तो रिजिड भी है कुछ पार्ट्स, कुछ फ्लेक्सिबल भी है। आइए देखते हैं कि जैसे ए में कह रहा है कि कुछ प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी भी वैसे तो हम लोग अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी का होता है मतलब 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू जो है आपको बिल को पास करा दिया जाना, ठीक है। वो सब क्या है, बाकी वो सब तो एकदम इलेबोरेटली आपको अमेंडमेंट में बता ही देंगे। बस ये समझ लीजिए कि कुछ रिजिड है जिसको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है पास करने के लिए, मतलब इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी और उसके साथ साथ रेटिफिकेशन भी करना होगा हाफ ऑफ द स्टेट से। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है भाई कि ये है क्या, रेटिफिकेशन क्या होता है। मतलब क्या होता है ना कि देखो कुछ तो ऐसा हुआ कि जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं हर हाउस में, जैसे लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, वो जो मौजूद हो और वोट करें। और उनका मेजोरिटी जो टोटल मेंबरशिप है, जैसे कि लोकसभा में अगर 545 है तो उनका मेजोरिटी कितना होता है कि 223 होगा। तो उससे ज्यादा भी होने चाहिए और साथ में 2/3 ऑफ टोटल
मेंबर प्रेजेंट इन वोट भी होने चाहिए, ये स्पेशल मेजोरिटी है। और जब रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स है, इसका मतलब ये कहता है कि प्रोविजन सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से ही आप पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो ये कह रहा है इन 28 में से कम 14 ने रेटिफिकेशन भी किया गया हो उसका। रेटिफिकेशन का मतलब वो उस कानून को मान रहा है और उसको रेटिफाई कर देता है, उस कानून को हामी भर देता है, उसको लेकर के लॉ लाता है कि ठीक है चलो ये चलेगा हमारे यहाँ, ठीक ना। तो जाकर के वो प्रोविजन जो अमेंड हो जाते हैं, वो कौन से हैं, वो हम लोग अमेंडमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं प्रोविजंस जो कि सिंपल मेजोरिटी बड़ी आसानी से हो जाता है, जैसे कि 50% से ज्यादा अगर आ गया जो मेंबर प्रेजेंट वोटिंग है, तो हो गया भाई, ऑर्डिनरी लॉ बना दिया गया हम हमारे थ्रू, है ना। हालांकि ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको इतना बता देता हूँ कि देखो अमेंडमेंट जो होता है ना, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, चलो ये लो। देखो अमेंडमेंट जो होता है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग अमेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 368 में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट करता है, ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन, अब यहाँ पे बोलता है कि संशोधन जो है ये 368 आर्टिकल के अंदर दो तरीके से होता है। एक है स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई 50% ऑफ द स्टेट्स, है ना। ये तो हो गई दो तरह से संविधान में कि संशोधन दिया गया। लेकिन जो स्पेशल एक सिंपल मेजोरिटी से होता है ना अमेंडमेंट, ये आपको इस 368 में नहीं दिया गया है। इस उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग नहीं बोलते हैं, ये संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल अमेंडमेंट की तरह से देखते हैं, ठीक है। अब ये आपको मैंने अभी बता दिया, टर्म आ गया था तो। अब बाकी इसको और इलेबोरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के चैप्टर में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके बाद हमारा चौथा देखते हैं क्या है। टीचर ये कहता है फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये यहाँ इंडिया में फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। अब ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस क्या होता है। देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है, पहले आप चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले वो हम आपको बता देते हैं, फिर तो समझाई दें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, मतलब ये कि इसमें यूजुअल जितने भी फेडरेशन के फीचर्स हैं वो सारे दिए गए। अब फेडरल फीचर्स होते क्या है, अब ये सवाल आ गया ना। तो देखो फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे संविधान है आपका, वो यहाँ पे सेंटर के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सेंटर अपने हिसाब से रूल चला रहा है, मतलब रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और सेंटर अपने हिसाब से सत्ता चला रहा है ना। तो ये जो फेडरेशन में आप देख रहे हैं कि सेंटर के पास भी कुछ पावर्स हैं और कुछ पावर स्टेट के पास भी हैं, मतलब दोनों दोनों ही स्ट्रांग है। इसको बोलते हैं फेडरल फीचर्स। अब जैसे कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स है ये यहाँ दिया हुआ है, देखिए इसको कहता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, अच्छा ये तो नॉन फेडरल है, सॉरी, ये फेडरल यहाँ पे है, देखिए कह रहा दो गवर्नमेंट स्टेट सेंटर, ठीक है। भैया पावर का डिवीजन है सेंटर में और स्टेट में, सही बात है, ये भी फेडरल फीचर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेडरल फीचर में आएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना। जैसे 7 शेड्यूल का ही एग्जाम्पल अगर ले लीजिए कि सेंटर जो है इन इन चीजों पे लॉ बनाएगा, स्टेट जो है इन इन चीजों पे कानून बना सकता है, तो ये रिटन है पहले से, तो इसलिए इसको फेडरल फीचर बोला जाता है। अगला पॉइंट जैसे देखते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, मतलब दोनों को गवर्न कर रहा है, सेंटर को भी स्टेट को भी सारी चीजों को, तो ये फेडरल फीचर हो गया। कह रहा है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिजिडिटी क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिजिडिटी में क्या एक चीज हमने एक प्रोविजन देखा कि रेटिफिकेशन चाहिए था स्टेट्स का किसी भी संविधान को लाने के लिए। तो देखो सेंटर का भी रोल है और स्टेट का भी रोल है। ऐसा तो नहीं है ना कि सेंटर अपने मन से कानून बनाया और पास हो गया तो वो यूनिटरी हो जाएगा। तो ये रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी क्या है फेडरल सिस्टम है, ठीक। अब अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी रखा गया फेडरल सिस्टम में, क्योंकि इंडिपेंडेंट मतलब के इस पे किस कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है,
ना ही लेजिस्लेचर का कंट्रोल है। ये दो बातें, ठीक है। इंडिपेंडेंट है ये जुडिशरी, अपना हिस्सा का काम जो है वो स्वयं करती है, ठीक। तो ये फेडरल सिस्टम में रखा गया। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? देखो, बाइकैमरलिज्म मैं आपको पहले पढ़ाया था कि ये बोरो कहाँ से किया गया, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो बोरो किया गया था, इतना तो ठीक है। बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो दो सत्ता, मतलब सत्ता नहीं, जैसे पार्लियामेंट जो है इंडिया इंडिया का, पार्लियामेंट में आपका ये लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। दिस इज बाइकैमरलिज्म, जहां पे दो हाउसेज रन कर रही हैं, है ना, जिसको आप लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को आप लोग अपर हाउस भी बोलते हैं। तो दिस इज बाइकैमरलिज्म, जहां पे दो हाउसेज में ये डिवाइडेड हो आपका पावर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, लॉ मेकिंग। चलिए उसके बाद कहता है कि कुछ जो है यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, है ना, जो कि यूनिटरी मतलब सेंटर को ज्यादा ताकतवर बनाए। फेडरल फीचर में सेंटर भी ताकतवर, स्टेट भी ताकतवर, लेकिन यूनिटरी फीचर में, नॉन फेडरल फीचर में सेंटर ज्यादा, कोई एक ज्यादा ताकतवर हो जा रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, इंडिया में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी हम लोग सेवन शेड्यूल की जो बात कर रहे हैं कि सेंटर अलग कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो है उस पर स्टेट बनाएगा, लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों लॉ बना सकता है। लेकिन रिसोड्री पावर किसके पास होता है? मतलब कि जिसमें कहीं पे नहीं है, कानून में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, सेंटर बनाएगा। स्टेट सेंटर के अगर लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो सेंटर ज्यादा ताकतवर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको यूनिटरी फीचर कहते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सिर्फ एक संविधान, एक ही संविधान अब दिया गया है ना। ऐसा अगर होता है कि स्टेट के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग, तो वो फेडरल फीचर में आता। लेकिन यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये फिर हो जाएगा आपका यूनिटरी फीचर। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब वी आर इंडियंस। देखो, वी आर उत्तर प्रदेशी, वी आर बिहारी, वी आर केरलाइट, लेकिन वो अलग है। हम लोग हम लोग क्या कहते हैं कि वी आर इंडियंस। सिटीजनशिप तो सिर्फ एक ही है ना, बाकी केरलाइट और बिहारी ये सब तो डोमिसाइल है आपका, है ना, रेसिडेंस है आपका वहां पे। आप लेकिन उसको सिटीजनशिप तो नहीं मानते हैं। सिटीजनशिप तो एक ही है कि वी ऑल आर इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वी आर लिविंग, इसीलिए इसको यूनिटरी फीचर कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। संविधान में संशोधन कौन करता है, अमेंडमेंट कौन करता है? सेंटर कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कह रहा था फेडरल फीचर, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी को ये यूनिटरी फीचर क्यों कह रहा है। आइए समझते हैं, देखो एक ही समझाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब, देखो इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट भी करो, तो मैं अप्रिशिएट होऊंगा, वरना मैं वीडियो वीडियो बंद कर दूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं बंद तो नहीं करना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि एक्सटर्नल कंट्रोल जो है नहीं है। लेकिन इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखो इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंडिया में इंडियन जुडिशरी में एक हिरारकी है। टॉप पे हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट बैठा हुआ है, और सबसे नीचे लोअर कोर्ट बैठा हुआ है ना। तो ये एक हायरार्की है कि अगर लोअर को सबसे पहले कुछ होता है तो लोअर कोर्ट जाते हैं। अगर डिसीजन से हम लोग अनसेटिस्फाइड हैं तो अपील करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अगर अनसेटिस्फाइड है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना हुआ है, ये चेन बना हुआ है। देख रहे हैं ना आप, ये एक यूनिटरी फीचर को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, सिंगल फीचर को, कि सुप्रीम कोर्ट ये सबसे सुप्रीम है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के पास भी उतना ही पावर है जितना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। ये अमेरिकन सिस्टम जैसा नहीं है कि अमेरिका में स्टेट अपना देख रहा है और इधर जो है फेडरल कोर्ट अपना अलग देख रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट से ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट से ज्यादा पावरफुल हाई कोर्ट है। तो ये आपका इंटीग्रेशन है जुडिशरी में, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्या हो जा रहा था? इंडिपेंडेंट का मतलब था कि विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट, अब सिक्योरिटी दिया जाता है उसको, सैलरी दी जाती है उसको, आप जॉब से उनको इजिली नहीं हटा सकते हैं। तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी को मजबूत करता है ना।
चलिए, वेरी गुड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। सेंटर ही ना अपॉइंट करता है। कितना कंफ्लिक्ट आप लोग न्यूज में देखते रहते हैं। अभी तेलंगाना में तो लगातार चल रहा है, गवर्नर जो TN रवि हैं, उन्होंने कई सारे जो है बिल्स को रोक लिए। तो ये कंफ्लिक्ट चल रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटर ने अपॉइंट किया है। तो इस सेंटर जब अपॉइंट किया है, तो दिखा रहा है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, यूनिटरी फीचर है ये। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जो UPSC की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस है आपका, ये भी क्या है? ये भी आपका यूनिटरी फीचर है। मतलब कि अपॉइंटमेंट कौन करता है ऑल इंडिया सर्विसेज में? सेंटर ही करती है ना, स्टेट तो नहीं करती है। तो ये अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया, ये भी यूनिटरी फीचर। इमरजेंसी प्रोविजन, अब जैसे कि आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, जो 360 है, ये सब कौन कंट्रोल करता है इमरजेंसी प्रोविजंस को? ये तो सेंटर ही करती है ना। तो सेंटर ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, यूनिटरी फीचर है। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन आप लोगों को बता दिया है। जब भी सेंट्रल टेंडेंसी आपको दिखे, सेंटर जहां पे ज्यादा पावरफुल दिखने लगे, समझ जाना है वो यूनिटरी फीचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों ने फेडरल बताया, बहुत लोगों ने बोला कि फेडरल इन फॉर्म है और यूनिटरी इन स्पिरिट है। क्वाजाई फेडरल बोला था किसने? KC वीर को। ये फिर मेंस में आप ऑर्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ फेडरल फीचर के बारे में आ जाए, इंडियन फेडरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि KC वीर डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वाजाई फेडरल, है ना। तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक, ऑस्टिन फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय इवोर जेनिंग्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रीलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल। ओह ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। असल में हो क्या रहा है कि मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ, बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई पाउज वाउज किए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चक्कर हो जाता है इसका। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश से किया है, लिया है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो किस चीज पे बेस्ड होता है? कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। हम लोग सहायता करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं विद द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब जो देखो पार्लियामेंट है, ये लॉ बना रही है, ये हो गया लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, ये आपका एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, जो अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं। तो ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? ये आपका वो बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स के बीच में जो है पावर डिवाइडेड होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब सब अपना अपना काम करो भाई, देखो ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर, ये याद रखिएगा। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं ना, चूंकि जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है ना, वो एक प्लेस है वेस्टमिंस्टर, वहीं पे स्थित है, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट है इंडिया में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉट ओनली एट सेंटर बट स्टेट्स ऑल्सो। कह रहा है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये ना कि सिर्फ सेंटर में बल्कि स्टेट्स में भी फॉलो होता है ना। हम लोग स्टेट में भी क्या करते हैं, वहां पे कानून स्टेट्स बनाती है ना। और वहां पे भी प्रॉपर जो प्रोसीजर है आपका, गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड हो जाता है, आपका रियल हेड चीफ मिनिस्टर हो जाता है। 6 स्टेट्स में आपके बाइकैमरलिज्म भी है, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बैठती है, असेंबली भी बैठती है। तो वैसा ही स्टेट में भी है, जैसा कि सेंटर में हमारा। ठीक है, अब आइए फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया के, वो देखते हैं क्या क्या। नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव का प्रेजेंस होना। नॉमिनल हेड कौन है इंडिया में? अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल हेड कौन होता है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। मेजोरिटी पार्टी की रूल होती है, ठीक है भैया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लोकसभा को वैसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर जो होते हैं। मतलब अगर वो कुछ अगर ऐसा वैसा करेंगे तो तुरंत उसको जो है हटाया भी जा सकता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डी में बोल रहा है कि मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जो मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, वो भी एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को दर्शाता है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर की स्टेट में लीडरशिप है,
वो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को दर्शाता है। आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है, लोकसभा और असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाना, है ना, ये भी आपका दर्शा रहा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जहां पे पार्लियामेंट है वहीं पे ये लोकसभा का डिसोल्यूशन भी होता है ना। अब डिसोल्यूशन कैसे होता है नहीं होता है वो तो हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर में आपको बताएंगे, सारा तो सैलिएंट फीचर में ही नहीं बता देंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है दैट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, हम लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना एक सॉवरेन बॉडी है, जो वो बना दिया लो वो हो गया। लेकिन इंडिया में ऐसा है क्या? इंडियन पार्लियामेंट क्या सॉवरेन है? जो बोल देगा हो जाएगा? नहीं, उसका तुरंत से जुडिशियल रिव्यू कर देगी जुडिशियरी, है ना। और इंडिया में सॉवरेन कौन है? वी द पीपल, हम लोग सॉवरेन है, ना कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को तो हम लोग ही चुन के भेजते हैं, और वो भी कानून बना सकती है, कोई आर्बिट्ररी काम नहीं कर सकती है, लेकिन है ना। इंडियन स्टेट जो है इलेक्टेड हेड होते हैं। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड मतलब आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। वाइल ब्रिटिश स्टेट का हेरिडिटरी हेड है, मतलब जो है वो है मोनार्क। देखते हैं ना कि आप लोग वहां पे जो किंग हुआ, प्रिंस हुआ करती थी, वही चल रही हैं, है ना। और अभी तो शायद उनके जब डेथ हुई है ये क्वीन की, एलिजाबेथ की, तो उसके बाद उनके बेटे शायद मोनार्क बने हैं वहां के, है ना। तो वो हेड है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कोई मोनार्की है ही नहीं। अब ऐसा आपने सुना है कि अकबर का कोई बेटा, अकबर का जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर का कोई बेटा और उसका कोई पोता इंडिया में मोनार्क है? नहीं है ना। वो सब चीजें खत्म हो गई इंडिया में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, चाहे इंडिया हो या ब्रिटेन हो, प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही क्रूशियल और सिग्निफिकेंट दिखाया गया है। इसलिए कई लोग जो है ना इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कितने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा पावरफुल है ना। क्योंकि उनके ही चीजों पे, ऑर्डर्स पे जो है पूरी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, कंट्री को कैसे चलाना है चलता है। इस वजह से भी प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको कहते हैं। आइए सिक्स फीचर देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। कह रहा है कि ये जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, सोवरेन तो नहीं है पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या है? कह रहा है कि सिंथेसिस है पार्लियामेंट सोवरेनिटी का, जुडिशियल सुपरमेसी का। मतलब दोनों का फिर से यहाँ पर ब्लेंड आ जा रहा है। ठीक। अब ये चीज आपको समझना है कि ये सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि वहां हमने अभी पढ़ा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन, है ना। और जो जुडिशियरी सुप्रीम है, ये प्रिंसिपल कहाँ से एसोसिएटेड है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वैसे ही अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आपको सुप्रीम है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है ब्रिटिश सिस्टम से, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो काफी नैरो है। और जबकि यूएस में काफी ब्रॉडर है। मतलब ये आपको समझना है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसको बहुत वास्ट पावर दिया गया है, ठीक है। वहां पे आप अगर कोई कानून बना देता है वहां का पार्लियामेंट, तो उसको अगर आपको खत्म करना है, तो ये बहुत वास्ट पावर है यूएस के कोर्ट के पास। लेकिन इंडिया में जो है स्कोप है ना बहुत जुडिशियल रिव्यू का, बहुत ही लिमिटेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट, अभी आज ही मैं लाइव लॉ पे पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि कुछ एक जजमेंट था जिसमें कोर्ट कह रही थी कि सिंस दिस इज अ पॉलिसी मैटर, वी कैनॉट इंटरवीन इन द मैटर। कुछ यूपीएससी वाला शायद मसला चल रहा था, क्या सी सेट वाला, तो उसी में यूपीएससी ऐसा कह रही थी कि भैया देखो अब मार्क्स क्या है नहीं है वो मेरिट्स पे आ जाएगा, फिर पॉलिसी डिसीजन हम नहीं लेते हैं, हम बस मेरिट्स को देखेंगे। तो ये सब सारी चीजें हो जाती हैं कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, अमेरिका में ब्रॉडर है। ठीक। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है, और इंडिया जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 में इसको यहाँ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसको और अच्छे से समझेंगे। इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, मतलब लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश करता है कोई, और वहां पे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं अमेरिका में। ठीक है, इसको समझेंगे आपको इलेबोरेटली, वरना बहुत डिले हो जाएगा यहाँ पे अभी इस चैप्टर में। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों से मैं कमेंट में ये पूछ लेता हूँ एक सवाल, कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है ना कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से, किस संविधान से लिया गया, इंस्पायर्ड है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर सिंथेसिस सिंथेसिस उन्होंने बना के रखा है ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरिटेटी में, अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी में। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करता है, तुरंत बोलता है कि नहीं, ये जो आपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि जब एनजेसी लेके आई थी गवर्नमेंट, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो, 2015 में आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब ये जो इंडिया में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हटा के पार्लियामेंट लेके आया कि ये अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यही अपॉइंट करेगी जजेस को। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आती है, बोलती है नहीं भैया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला नहीं करें, और जुडिशियल रिव्यू करके इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, ऑल्दो मेनी ऑफ द लीगल luminaries were expecting that Supreme Court will not struck down this provision, but सुप्रीम कोर्ट डिड इट। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का ही तो इस्तेमाल किया वहां पे। तो ये जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को हम लोग को मिलती है कि नहीं मिलती है। और कई बार हम लोग को पार्लियामेंट की सोवरेनिटी भी देखने को मिल जाती है। अब हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। मुझे याद है, आई वाज इन माय कॉलेज डेज एट द टाइम, एक जजमेंट आया था सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। हुआ क्या था कि कुछ एक टीचर थे शायद, उनको प्रिवेंशन ऑफ एससी एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एक्ट के अंदर उनको जो है एफआईआर लॉन्च किया गया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसमें क्या था प्रोविजन के, विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है वो चेक करेगी कि क्या है आगे इसमें चीजें हुई हैं, पहले अरेस्ट के बाद, अगर आप कोई एससी एसटी के खिलाफ अगर कुछ एट्रोसिटीज करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उस समय, ए के गोयल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और यू ललित थे आई गेस उस जजमेंट में, ये दोनों डिवीजन बेंच था। तो इन्होंने जजमेंट दिया कि भैया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है अब एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, क्योंकि वो फॉल्स केस था। जो केस किया गया था एससी एसटी एक्ट के अंदर वो फॉल्स केस था। तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट के देखो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर दिया जाएगा। अब इलेक्शन नजदीक था, एक आध साल में इलेक्शन आने वाला था, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने लग गया कंट्री में। तो गवर्नमेंट तुरंत क्या करती है ना, उसके ऊपर एक लॉ लेकर के आ जाती है कि नहीं, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नीडेड, है ना। तो ये यहाँ पे ब्रिटिश, सॉरी, ये यहाँ पे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को दिखाता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर्ड है। और एक तरफ हमने एनजेसी के एग्जांपल में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी आपको दिखाया, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेवन, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा देखो, ये तो अभी हमने आपको इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट समझा ही दिया। खैर जो चीजें लिखी गई हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है ये आपका इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में, बता ही चुके हैं आप लोग को। उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है। और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉ को भी इन्फोर्स कराता है, स्टेट लॉ को भी कराता है। अनलाइक इन यूएसए, यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है, जो फेडरल लॉज हैं, जो सेंटर का लॉ बनाया हुआ है वो फेडरल जुडिशरी देखेगी, और जो स्टेट का लॉ बनाया हुआ है ना वहां पे स्टेट जुडिशरी देखेगी। तो देखो, स्टेट जुडिशरी भी सुप्रीम है अपने जगह पे, और फेडरल जुडिशरी भी सुप्रीम है अपने जगह पे। तो वो वहां पे ये सिस्टम है ना। लेकिन इंडिया में क्या इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब हायरार्की बना हुआ है कि सबसे ऊपर पावरफुल, उसके नीचे ब्यूटीफुल, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरा है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब अपील आप कर सकते हैं मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक, है। गारंटर है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन का, और गार्जियन भी है संविधान का। संविधान को कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो तुरंत कौन देखता है, इंडियन जुडिशरी देखती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ, जैसे कि टेन्योर ऑफ जजेस हो गए, फिक्स सर्विस कंडीशन है जजेस का कि भैया आप 65 साल पे रिटायर होंगे, अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 पे आप रिटायर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो 60 पे रिटायर होंगे। ये सब फिक्स कंडीशन दिया गया है ना, टेन्योर आपका फिक्स्ड है। और एक्सपेंसेस जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह का और जो भी इंप्लॉइज का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किया जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, वैसे तो ये पार्लियामेंट में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको कि देखो, जो आर्टिकल 261, आर्टिकल 261, सॉरी 266 है, क्लाउज वन होगा। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया हुआ है, मतलब आप ये समझो कि जो भी टैक्स नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और एक्सपेंड टीचर करती है, जो खर्चा करती है,
वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। मतलब जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला, जो एक्सपेंडिचर कर रही है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। कुछ अलग फंड्स होते हैं, एक होता है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। खैर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं पार्लियामेंट में। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया। कंटिजेंसी फंड क्या है? वो आपातकाल के समय में उसको खर्चा किया जाता है। ये कंसोलिडेटेड फंड तो कंसोलिडेटेड फंड तो नॉर्मल है, खर्चा और रेवेन्यू दोनों इंडिया इसी से करता है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के भी जो भी एक्सपेंडिचर है वो यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आप कोई भी जो डिस्कशन नहीं करेंगे कंडक्ट ऑफ जजेस वगैरह का लेजिस्लेचर में, प्रैक्टिस पे बैन कर दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। है ना, इसमें कुछ चीजें हैं वैसे वो सब। देखो असल में क्या है ना, अब जैसे ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जुडिशरी, उसमें भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पे इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फीचर बस आपको लाइटली जानना है, जो चीजें लिखी गई हैं उतना ही। वरना जुडिशरी जब पढ़ाएंगे तो पूरा समझाएंगे कि हाँ, जब रिटायरमेंट की बात है तो हाई कोर्ट का जज जो है उस हाई कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में। ये सब सारी चीजें समझाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, नो वरीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई उसकी अगर अवहेलना करता है उसके डिसीजन की, तो पनिश भी कर सकते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सेपरेशन है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। किस आर्टिकल में दिया गया है बीपीएसपी के, ये कमेंट बॉक्स में करके बता दो आप लोग हमको। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी फीचर है। देखो फीचर्स क्या है ना, ये सब एग्जाम में लिखने का काम आएगा, मेंस के एग्जामिनेशन में। और ये इतना एक एक पॉइंट नहीं लिखा जाता है। आप इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक लिखोगे और उसमें बस इंटीग्रेटेड का मतलब समझाओगे, इंडिपेंडेंट का मतलब समझाओगे, एक दो एग्जांपल दोगे, खत्म। एट्थ है फंडामेंटल राइट्स, ये तो अलग से चैप्टर ही है। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया 6 फंडामेंटल राइट दिए गए सिटीजन को। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अंबेडकर जी ने कहा था। वैसे ये फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। आइए आगे क्या कहता है, फंडामेंटल राइट क्या है? इट इज फॉर द प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। है ना, और ये एग्जीक्यूटिव को और उसके आर्बिट्ररी जो लॉज हैं लेजिस्लेचर, उसको लिमिट भी करता है। मुद्दा ध्यान रहे, कोई संविधान अगर कोई कानून बना रहे हो तुम, तो ध्यान रहो कि ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देखते हुए तुम लॉ बनाना। ये फ्रीडम जो है, ये देख लो कि इसका राइट टू ट्रेड वायलेट नहीं हो जाए, देख लो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट नहीं हो जाए। तो ये सब लिमिटेशंस भी डालता है उनके ऊपर फंडामेंटल राइट। जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। देखो अब जस्टिसिएबल इन नेचर क्या होता है, देखो बताते हैं आपको। दो चीजें समझना है, एक होता है जस्टिसिएबल, इसको मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। जस्टिसिएबल एक है नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहा है तो सीधे आप चले जाओ कोर्ट। लेकिन जो नॉन जस्टिसिएबल होता है ना, अगर उसका अगर कोई आपको नहीं भी पूर्ति कर रहा है, उसका वायलेशन भी हो रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ये जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी के वायलेशन में आप नहीं जा पाएंगे कोर्ट। ठीक ना, तो आइए देखिए ये क्या है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है। अगर वायलेट कोई करता है, आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप अपना 500 रिट में से कोई रिट इशू कर दीजिए। रिट्स भी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। 5 तरह के रिट्स होते हैं, हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेलरी, क्यो वारंटो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि ये नहीं कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी कर लोगे, नहीं कर सकते हो। है ना, आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ भी नहीं बोल लोगे। आपको देश के नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक मोरालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सेक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार अगर मिल गया तो वो मिल ही गया, उसको संशोधन किया सकता है। देखो बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोग ऐसा उनको लगता होगा कि फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बट ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस एक्ट के अंदर दिया गया है? आर्टिकल के अंदर 368 में दिया गया है। अब बोल रहा है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। कह रहा है कि आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको खत्म तो कर सकते हैं,
ये आप फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 एक्सेप्शन है इसका। देखो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक काम आप लोग करना, अभी तो चलो आप लोग पढ़ लिए, जब पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एक बार जरूर सैलिएंट फीचर्स पढ़िएगा। बहुत इजी लगेगा आपको पढ़ने में, सब चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। नाइन्थ फीचर क्या है? डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंबेडकर जी ने कहा था कि इट इज द नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी को बोला था। पार्ट 4 में दिया गया है। तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। ये तीनों को डीपीएसपी में हम लोग समझेंगे, कौन कौन से प्रोविजन जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कौन कौन से गांधीवादी हैं, और कौन कौन से लिबरल हैं। ठीक। अब इसको आइडियल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को जो है प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट किसको प्रमोट कर रहा था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको प्रमोट कर रहा है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। बोल रहा है वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने की बात करता है ना। अनलाइक फंडामेंटल राइट, ये जन जस्टिसेबल है। कह रहा फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल है, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक। आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट में, अगर उसका वायलेशन हो गया तो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है दिस प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ये बहुत जरूरी है अगर देश को गवर्नेंस को चलाना है आपको, है ना। और ये ड्यूटी बनती है आपकी। देखो लीगली, लीगल ड्यूटी नहीं है, बस ऐसे ड्यूटी बनती है कि आप जो है इन सब प्रिंसिपल्स को जरूर आप अप्लाई करें। तभी जब वोट मांगती है गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज, तो बोलती है ना कि हम आप लोग को मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त खाना देंगे। वो सब चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे अभी उसको, समझ गए। तो उसी को फुलफिल करने की वो बात करते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है स्टेट अथॉरिटी पे तो उनको अप्लाई करे। लेकिन रियल फोर्स जो है वो बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल्स केस में बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एक्ट प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बैलेंस के बीच में बनाया गया, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऑफ सिटीजन्स। अच्छा ये ड्यूटीज आ गया, पार्ट लास्ट आ गया हमारा। ठीक है, फीचर 10, आज का 10 लास्ट है। अभी 7 और बचे हुए हैं, वो हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था ड्यूटीज। ये कब आया? जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1976 में। इसके बाद इसको इसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया। बोला गया कि भारत के सिटीजन को याद कराओ कि आपकी कुछ ड्यूटी भी है, सिर्फ अधिकार ही नहीं है आपकी, कुछ ड्यूटीज भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया। अब आपसे सवाल मेरा ये है, चलो वो तो आ गया है तो लिखा हुआ है, तो सवाल नहीं बनाऊंगा ये, कि ये स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। तो विच कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड करने वाली कमिटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बाद में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी में। देखो स्टार्टिंग में जब बना था ना फंडामेंटल ड्यूटी तो 10 थे, फिर बाद में 11वां ऐड किया गया था, जिसको आप लोग 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। जिसमें आप लोग आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन को उसी वक्त। ठीक है। अब कहता है अगला पैरा है कि पार्ट 4A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 51A, यह ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई करता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को, है ना, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री को प्रोटेक्ट करना, promote करना spirit of common brotherhood and among all the people to preserve the rich heritage of our composite culture। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इट सर्व एज रिमाइंडर टू सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉयिंग राइट दे हैव आल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटी दे ओन टू देम। मतलब राइट एंजॉय करो लेकिन साथ में कुछ ड्यूटीज भी हैं भैया, उसको भी आपको फॉलो करना है। बाकी फंडामेंटल राइट ड्यूटी का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग कौन कौन से ड्यूटीज है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने 10 फीचर आज डिस्कस किए, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पढ़ने में मजा आया होगा, काफी इंटरेस्ट लगा होगा। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन भी देना है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और मेरा लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उसी से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। और मैं आगे भी वीडियो बनाने में मोटिवेट हो पाऊंगा अगर ज्यादा लोग देखेंगे, वरना फिर क्या इंटरेस्ट रह जाएगा लेक्चर में, क्यों इतना मेहनत करो गल्ला पढ़ो, है ना। तो चलिए इसी के साथ
मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।